आप लोग घर में बैठ के एंजॉय कर रहे होगे, सारे स्टूडेंट्स। थोड़ा बहुत घर में सबका दिमाग खा रहे होगे इस कोरोना में, है कि नहीं? और घर में बैठे बैठे बोर भी हो रहे होंगे, तो चलो कुछ तो कुछ नया करना जरूरी है हम लोगों को। तो कुछ नया भी हो जाए, कुछ चेंज भी हो जाए और कुछ करियर ओरिएंटेड बातें भी हो जाए। करेक्ट? पेरेंट भी सोच रहे होंगे कि कब स्कूल खुलेगा, कब बच्चे जाएंगे, जान खा रहे हैं। शुरू में तुमको बहुत मजा आ रहा होगा, है ना? पर क्या करेंगे, सिचुएशन ऐसा है, क्राइसिस ऐसी है कि हमको कुछ बीच का रास्ता अच्छे से निकालना है। सो लास्ट वेबिनार में भी कुछ लोग होंगे, लेकिन आज के वेबिनार का कंटेंट और उस दिन के वेबिनार का कंटेंट, उस दिन मैंने आपको एक कंपैरिजन चार्ट बताया। सो मेरे ख्याल से चीजें डायरेक्ट शुरू करता हूं कि इंट्रोडक्शन क्या देना है। इंट्रोडक्शन आप लोग जानते ही हो, मैं कौन हूं, आप कहां किससे बात कर रहे हो। सो इंट्रोडक्शन के पीछे टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग चीजें स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीक के वेबिनार में अगर किसी ने अटेंड किया होगा तो वहां पे मैंने आपको एक बहुत सिंपल कंपैरिजन चार्ट दिया था कि क्यों जरूरत है आज के डेट में, कितने डॉक्टर्स चाहिए, कितने इंजीनियर्स चाहिए। तो वो सारी चीजें मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। आज जस्ट थोड़ा सा मैं मोटिवेट करूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में जाऊंगा। इसलिए मैंने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया है कि आप बैठेंगे आज के सेमिनार में और आज के वेबिनार में। सो ये बेसिक पर्पस जो है आज हमारा यहां बैठने का, ये पेंडेमिक है, सबको मालूम है। करेक्ट? लेकिन आज जो ये कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इसलिए देखो, जिन लोगों ने ये डिसाइड करा हुआ है कि हमने आगे जाके क्या करना है, उनको भी एक कंफ्यूजन है। और वो कंफ्यूजन है कि कहां से करना है और कैसे स्टार्ट करना चाहिए इस पेंडेमिक में। तो उन सब सारी चीजों पे धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। एंड बेसिकली जो टॉपिक होगा, वो तो मेन टॉपिक हमारा आज भी वही है कि व्हाई व्हाट आफ्टर 10th। करेक्ट? सी, आज के डेट में भी मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है एंड इंजीनियर्स आर कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड। I'm repeating the things. Engineers are considered to be the first brain of the world. और रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा है। सो द बेस्ट करियर ऑप्शंस आज के डेट में भी इंजीनियरिंग करना या मेडिकल की तैयारी करना ही है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री। आप अगर एक छोटा सा चीज देखें, मैं बड़ा एक छोटी छोटी बातें हम लोग करेंगे आज, और एंड ऑफ द सेशन हम लोग का एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी होगा, जिसमें आप लोग के जो भी मन में क्वेश्चन है आप बना के रखेंगे। हम लोग पहले सुन लेते हैं ये 40 मिनट 50 मिनट की मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सी, मैंने कहा इंजीनियर्स आर द फर्स्ट ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड। इसके पीछे क्या तथ्य है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? देखो, मैं एक बड़ा सिंपल सा चीज बताता हूं। जो बंदे ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके बारे में मैं बता दूं। आज अगर रिक्वायरमेंट है एक सॉफ्टवेयर कंपनी को इंजीनियर्स की, तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी कभी आपको ये नहीं सोच रहा है कि बंदे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होना चाहिए। एक कंपनी आती है और कंपनीज बहुत सारे मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स को प्लेस करके लेके जाती है। ठीक है, जिस स्टूडेंट को कोर ब्रांचेस में जाना है वो नहीं जाते हैं, वो कहते हैं मैं अगर सिविल इंजीनियर हूं तो मैं किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही जाऊंगा, मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियर हूं तो मैं मैकेनिकल फील्ड में ही जाऊंगा। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है, और ये सच्चाई क्यों है बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूं। इस लाइन को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, इस लाइन को मैं प्रूव करना चाह रहा हूं कि व्हाई इंजीनियर्स आर सेड टू बी द फर्स्ट ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड। सी, आज अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक मैकेनिकल वाला बंदा प्लेस्ड होता है, व्हाट डज इट मीन? क्या उसको कंप्यूटर खोल के और हथौड़ा चला के कंप्यूटर ठीक करना है? आप बता दो मेरे को। अगर सिविल वाला जा रहा है तो क्या कंप्यूटर के आगे पीछे ईंट डाल के उसको घेरना है ताकि हमारा कंप्यूटर सेफ रहे? डिजाइन बनाना है कुछ? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सी, सॉफ्टवेयर कंपनीज का या किसी भी सॉफ्टवेयर का मानना यह होता है कि सॉफ्टवेयर मतलब एक डेवलपमेंट है, एक प्रोग्राम है, एक प्लानिंग है। और जो प्रोग्रामिंग होता है, जो प्लानिंग होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है या टेस्टिंग होता है, वहां पे एक ब्रेन का जरूरत है। और हर सॉफ्टवेयर कंपनीज ये सोचती है दैट इंजीनियर्स हैव द बेस ब्रेन।
वो ये नहीं देखती है कि वो मैकेनिकल वाला है, कि वो सिविल वाला है, कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है। वो सिर्फ ये देखती है इसलिए कि वो इंजीनियर्स है, और वो इसलिए देखती है। और इसलिए जब भी कभी प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती है किसी भी कॉलेज में, आपके भाई लोग होंगे, आपके भैया लोग होंगे, कोई चाचा इंजीनियर होंगे, आप देखना कि कल को अगर विप्रो जैसी कंपनी आती है तो वो कभी नहीं बोलती है कि सिर्फ सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बैठेंगे, वो बोलती है इंजीनियर्स बैठेंगे, ओपन फॉर ऑल है, राइट। सो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स द ग्रेट लॉजिक एंड इंजीनियर्स हैव द बेस्ट लॉजिक। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। आप अपने पूरे सराउंडिंग में कंसीडर कर दो तो आज भी आपको लगेगा कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी जो है इसका कोई पार नहीं है। और आज भी टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा है और डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा है। मैं बिल्कुल बाकी करियर को हटा रहा हूं, ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ एक कंपेयर करके बता रहा हूं कि रिक्वायरमेंट आज भी इसी चीज का ज्यादा है। अब सवाल है, ये मैंने बता दिया कि क्यों जेडब्ल्यू नीट, व्हेन टू स्टार्ट करना कब है। सी, मैं बहुत बच्चों से पूछूंगा कि तुमको करना क्या है, तो पहले के बच्चे बोला करते थे 10th का रिजल्ट आने दीजिए, देखते हैं। अभी भी 30 जून का रिजल्ट आने वाला है, सब ये सोच रहे होंगे कि रिजल्ट आते हैं उसके बाद देखते हैं। भाई साहब, जितने बच्चे ये सोच रहे हो कि रिजल्ट आने दो तब देखते हैं, आप अपने कलीग से 2 साल पीछे चल रहे हो, ध्यान रखना। आपके साथ के जो बच्चे हैं जिन्होंने जेन्युइनली तैयारी करनी शुरू कर दी, आप उनसे 2 साल पीछे हो। सो अभी भी हम बहुत लेट कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। अब आप लेट नहीं कर सकते हो इन सब चीजों के लिए। इसके बारे में बताऊंगा कि हमारा किस तरह से क्लासेस कब से क्या शुरू हो रहा है। देखो, एक छोटी सी चीज बताता हूं, हमेशा मैं वो कहानी सुनाता हूं, तुमको भी जरा सुना दूं कि कहां स्टार्ट करना और क्यों स्टार्ट करना है। होता क्या है, एक मैं 100 के स्केल पे बात करूं, 100 बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं। जनरली जो इंस्टीट्यूशन में मैंने देखा है, 100 बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं। 2 महीने 3 महीने बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। 2 महीने 3 महीने में उनको पता चल जाता है कि क्या है, और इंस्टीट्यूशन में जाके बोलते हैं कि नहीं, मेरे को तो जेडब्ल्यू या नीट नहीं करना है। नीट में थोड़े बहुत ऐसे मार्क्स आ जाए कि मैं बाकी चीजें कर लूं, या जेडब्ल्यू में ऐसे मार्क्स आ जाए जिससे मेरे को महाराष्ट्र लेवल पे कुछ अच्छे कॉलेजेस मिल जाए। और ये गार्जियन का भी होता है। गार्जियन भी 1 महीने बाद बोलते हैं सर बच्चा इतना पढ़ ले कि कोई कॉलेज ढंग का मिल जाए। आप इस नेगेटिव सोच में आपने नहीं चलना है, बिल्कुल नहीं चलना है इस नेगेटिव सोच में। वो क्यों ऐसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको ऐसी धारणा लेके नहीं चलनी है। और वही बच्चे 6 महीने के बाद क्या बोलते हैं पता है क्या, मेरे से नहीं होगा, कम से कम मेरा 11th 12th बहुत अच्छे से हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। हमारे यहाँ के ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अगर स्टार्ट करना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। बहुत बार ये कहानी मैंने बताया हुआ है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूं। एक जगह की मशीन खराब हो गई। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? राइट, ओके। एक जगह की मशीन खराब हो गई। बड़े बड़े इंजीनियर्स उस मशीन को बनाने पहुंचे, एंड दे ऑल आर फेलियर्स। किसी से वो मशीन नहीं बना, किसी से नहीं बना। फिर जो वो मशीन का जो वर्कशॉप का ओनर था, वो माथा पे हाथ रख के बैठ गया, मैं क्या करूं। फिर उसने फॉरेन से इंजीनियर्स बुलवाया। दे ऑल हैव ट्राइड, ब्रिटेन से, यूएस से, जर्मनी से। जर्मन इंजीनियर्स आर द बेस्ट, राइट, दे ऑल आर फेलियर। वो सोचा मैं क्या करूं। बिलीव नहीं करोगे, जिस गांव में वो वर्कशॉप था, उसी का एक दोस्त वहां पे इंजीनियर था। उसने सुना कि मेरा दोस्त प्रॉब्लम में है। उसने दोस्त को फोन किया कि भाई तेरे यहाँ वर्कशॉप का मशीन खराब है, क्या मैं हेल्प कर सकता हूं तुम्हारी, कैन यू हेल्प यू आउट। उसने बोला अरे चल, इतने आए इतने गए, तू क्या हेल्प करेगा। बोला देख भाई, तेरे यहाँ की मशीन खराब है, मैं आऊंगा हेल्प करने। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि बनेगा नहीं तो तेरा मशीन वैसा का वैसा रहेगा। सो क्यों ना मैं एक बार ट्राई कर लूं, कहीं बन जाए तो लाख की बात है। बोला हाँ यार ये तो ठीक है। बोला ठीक है, तू आ जा उस मशीन को बनाने के। वो बंदा वहां पहुंचा, ही हैज ऑब्जर्व द मशीन। मशीन को देखा उसने, टेकन ए हैमर, एक हथौड़ा उठाया, और वो हथौड़ा उठा के मशीन पे ये मारा डम से एकदम। जैसे ही मशीन पे मारा, मशीन स्टार्ट्स भर। बोले अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया तूने। उसने बोला कैसे किए तूने। जैसे उसने बोला कैसे किए तूने, उसने बोला कैसे छोड़, पैसे दे, मेरे पैसे दे। कैसे किए छोड़। बोला हाँ भाई, भाव तो खाएगा ही,
तेरा तूने मशीन बना दिया तो वहां तो कहेगा तेरे पैसे कितने। सुनना अच्छे से। उस भाई साहब ने डिमांड किया $1000। कैन यू बिलीव $1000 मल्टीप्लाइड बाय 80 मतलब कितनी इंडियन करेंसी हो गए बताइए। भाई साहब उसने बोला तू क्या मेरे को पागल समझ रहा है भाई? तूने एक हथौड़ा उठाया, मशीन पे मारा, मशीन स्टार्ट कर दिया, तू एक हथौड़ा मारने का इतना पैसा लगा 80,000 रुपया जस्ट फॉर हैमरिंग। उस इंजीनियर बोला नो यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, आई एम नॉट डिमांडिंग 80,000 रुपीज जस्ट फॉर हैमरिंग। सुनना अच्छे से प्लीज। आई एम डिमांडिंग ओनली $1 जस्ट फॉर $1 फॉर हैमरिंग। बाकी का $999 $999 that is 79,999 80,000 minus 80 rupees मैंने इसलिए मांगा है। सुनना फिर से, मैंने हथौड़ा मारने का सिर्फ $1 मांगा है, बाकी का $999 मैंने इसलिए मांगा है कि वो हथौड़ा कहां मारना है वो सिर्फ मेरे को मालूम है। और आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वेयर पे आप जरूर फोकस करना। ये हथौड़ा मारने वाली बात को मैं कंपेयर करूंगा आपके एडमिशन लेने वाली बात से। आप कहां से चीजें करते हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यू डू हैव टू कम इन स्पार्कल, मैं कोई जादू की छड़ी आपके लिए घुमाने वाला हूं, ऐसा भी नहीं है। वो सारी बातें हम लोग करेंगे, इसलिए मैं पिछले वेबिनार की टेक्निकलिटीज पे नहीं जाना चाह रहा हूं। इस बार हम लोग एकदम जेन्युइनली चीजों को डिस्कस करेंगे कि क्यों, क्या, कैसे और कहां। सो याद रखना, आप ये कहां पहचानने में अगर आपने गलती की, कहां पहचानने में अगर गलती की, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका लाइफ स्पॉइल होगा। दिक्कत क्या होगी समझना, जाना था आपको आईआईटी में, आ गए आप बीएनआईटी में। ये डिग्रेडेशन है मेरा, ये डिटोरिएशन है, आप समझने की कोशिश करिए। जाना था आपको वीएनआईटी में, यू आर वेरी हैप्पी बाय टेकिंग एडमिशन इन रामदेव बाबा लाइक कॉलेजेस। आप बहुत खुश हो, क्यों भैया नागपुर में तो रामदेव बाबा का बहुत नाम है, 70% प्लेसमेंट हो रहा है, तो नाम तो बहुत है। भाई साहब आपको जाना कहां था, आपका पर्पस क्या था, आप कर क्या रहे हो? जाना था आपको रामदेव बाबा में, आपने XYZ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, नाम लूंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये आपका डिटोरिएशन है, ये आपका डिटोरिएशन है जो आपको सोचना है आज से और अभी से। यू डू हैव टू प्लान आफ्टर माई वेबिनार, यू डू हैव टू प्लान की एग्जैक्टली कहां आपको एडमिशन लेना है। आपको XYZ में एडमिशन लेना है, आप लो, लेकिन इन चीजों को सुनने के बाद ही आप चीजें डिसाइड करोगे। XYZ में जाना है कि स्पार्कल में आना है, हथौड़ा सही जगह चोट लगना चाहिए, हथौड़े की चोट सही जगह लगनी चाहिए, और आप ये चीज 10 दिन से पूछ के ही कर सकते हो। करेक्ट? सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, वेयर टू स्टार्ट, राइट? अब जरा सोचो क्या डिफिकल्टी लेवल है जेईई नीट की तैयारी करने के लिए। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं, आज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ही बुलाया है, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें उनसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, बहुत छोटी छोटी चीजें, कि क्या सही में ये डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है जेईई और नीट की। भाई डिफिकल्टी लेवल की बात करोगे तो मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि अगर पूरे 10 लाख बच्चे बैठते हैं तो आपको अपनी एटीट्यूड इतनी डेवलप करनी है, आपको तैयारी का जो जज्बा है जिसको आप पैशन बोलते हो, वो पैशन आपको इतना डेवलप करना है कि आप फैशन ओरिएंटेड बच्चों में से निकल जाओ। और सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, आपका कंपटीशन इतना कम हो जाएगा कि इसकी डिफिकल्टी लेवल सीधे के सीधे आधी हो जाएगी, सीधे के सीधे आधी हो जाएगी। मैंने पिछली बार बोला था, या इस बार मैंने शॉर्ट्स में यूट्यूब पे आपने देखा होगा, मैंने कहा था, पिछले बार भी कहा था कि आईआईटी एक जन्नत है, या एम्स एक जन्नत है जहां जाने के लिए पुण्य करना पड़ता है, पाप नहीं। भाई साहब मैं वही पाप गिनवा रहा हूं आपको। बहुत जन का ये मेरे क्वेश्चन आया है, बहुत जन का क्वेश्चन आया है कि सर वो पाप क्या है। मैं कल पढ़ा रहा था, कुछ मेरे सीनियर बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनको 99% आया है, उसका पहला क्वेश्चन था सर ये पाप क्या है, पाप कहने का आपका क्या सेंस है। भैया पाप इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, लेट ज्वाइन करना पाप है, 10th की मेंटेलिटी लेके बैठना पाप है, 10th के मार्क्स अगर आपके 99.99 100% आ रहे हैं तो ये सोचना कि आप टॉपर हो, ये पाप है।
जो कॉन्सेप्ट आप लेके बैठे हो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे तो मैं बताता हूं, दो पाप तो मैं यहां पे आपको गिनवा रहा हूं। द वेरी फर्स्ट पाप इज कंसेप्चुअल पाप एंड सेकंड पाप इज फंडामेंटल पाप। हमारे 100% मार्क्स आने के बाद भी हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा फंडामेंटल बहुत क्लियर है, हम कॉन्सेप्चुअली बहुत साउंड है, नॉट एट ऑल। स्टूडेंट बैठे, मैं दो चार चीजें तो गिना ही सकता हूं यहां पे, दो चार चीजें, ज्यादा कुछ नहीं गिनाऊंगा। मैं एक बड़ा सिंपल सा चीज पूछ रहा हूं, अब मैं चाहूंगा कि आपका आंसर आना चाहिए। जरा फटाफट आंसर देंगे आप। अगर मैंने लिखा x + 5 = 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं -5। जरूर आपके दिमाग में चल रहा होगा ये बता के बंदा क्या करवाना चाह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्या कॉन्सेप्चुअल है। देखो आप, बाकी से भी एक्सपेक्ट करूंगा मैं। Suppose I am writing x square minus 16 equal to 0. I can write the next step as x square equals to 16. So what should be the next step? X is under root of 16. Now what is the value? 4. बाकी जन भी यहां बैठे हुए हैं। Now what is the value? 4 और -4। एक बच्चे ने इससे पहले जवाब दिया 4। एक बच्चे ने इससे पहले जवाब दिया 4। वो बच्चा बहुत कैजुअल है और ऐसे कैजुअल अप्रोच के साथ आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। मैंने आईआईटी का जो एक डेफिनेशन आपको उस दिन दिया था कि आईआईटी या एम्स एक जन्नत है जहां जाने के लिए पुण्य करना पड़ता है, एक दूसरा डेफिनेशन भी मैं आपको दे रहा हूं और बहुत अच्छे से समझ लेना इस डेफिनेशन को। जहां से आप सोचना बंद करते हो आईआईटी वहां से शुरू होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जहां से आप सोचना बंद करते हो वहां से आईआईटी शुरू होता है। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? क्या जो मैं बोल रहा हूं उस बात से तुम अग्री करते हो? एक थंब डाल के मेरे को बता दो जल्दी। शो योर थंब। गुड गुड गुड, नाइस नाइस। सो यू आर अग्रीड। डेफिनेटली हम लोग बहुत बातें करेंगे आज हम स्टूडेंट और टीचर और स्टूडेंट और मेंटर और मतलब हमारा कम्युनिकेशन आज बहुत अलग तरीके का होने वाला है। जरा देखो, आपने कहा 4 गलत है। 4 गलत नहीं है, 4 अधूरा है। डेफिनेटली 4 का स्क्वायर 16 होगा तो आपने बोल दिया 16। फिर एक बच्चा ने बोला सर -4 भी होगा। डेफिनेटली -4 भी होगा क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। यस और नो? यस और नो? सो इसंट व्हाट कैप्चर। तुषार साहू मेरे ख्याल से बच्चा बैठा हुआ है। तुषार, आपने √16 4 बोला, ये कैजुअल अप्रोच है। क्या इसका आंसर 4 और -4 दोनों नहीं होना चाहिए? राइट। अब जरा सोचिए। सो मैंने यहां पे लिख दिया कि x इक्वल्स टू, अब आप गौर करेंगे, x इक्वल्स टू √16, देन आंसर ऑफ x शुड बी +-4, करेक्ट? सो इफ आई एम राइटिंग x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू √25, देन व्हाट मस्ट बी द आंसर? फास्ट। बाकी जन बोलेंगे, बाकी जन +-5। जिस बच्चे ने बोला उसका नाम क्या है, मैं जान सकता हूं प्लीज? वैभव बेटा, +-5, बिकॉज +5 का भी स्क्वायर 25 होता है और -5 का भी स्क्वायर 25 होता है। इसलिए अब मैं बोलूंगा और मैं अपनी बात को अभी सही करूंगा। एक तो जहां से आप सोचना शुरू करते हो, बंद करते हो, वहां से आईआईटी शुरू होता है। और दूसरी बात, जो पाप मैं गिनवा रहा था, ये पहला पाप है जो हम करना शुरू करते हैं। और घबराएंगे नहीं। आपके, आई एम वेरी सॉरी टू से, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, आपके 10th के टीचर्स भी ये गलतियां करेंगे। ये छोटी गलती के कारण आपका 10th का मार्क्स अफेक्टेड नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आपकी इंटेलिजेंसी उतनी ही दिखेगी भैया, 95+। लेकिन जो एक्चुअल डिमांड है हमारा आगे का, दैट डिमांड इज कॉन्सेप्चुअल डिमांड फॉर प्रिपेयरिंग जेडब्ल्यू एंड मेडिकल, वो डिमांड हम फुलफिल नहीं कर पाते, जिसके ऊपर हमको वर्क करना पड़ेगा। क्या वो कॉन्सेप्चुअल पाप है? जरा देखो आप, मैं आपसे पूछता हूं, जब मैंने x + 5 = 0 लिखा था, आपने कहा था x = -5। व्हाट इज द पावर ऑफ x इन द फर्स्ट क्वेश्चन? फास्ट, व्हाट इज पावर ऑफ x इन द फर्स्ट क्वेश्चन? 1. When power of any variable is 1, then it is said to be linear equation, and linear equation can have only one answer, isn't it? Yes sir. So in the second question, what is power of the variable? 2. So power of the variable is 2. So we have
we are having a quadratic equation and quadratic equation can have two answers, yes or no? So both the answers are possible. बेटा अब जरा आप सोचो कि क्या कॉन्सेप्चुअल पाप है। घबराओ मत, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं बहुत ज्यादा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, वो पाप गिनवाने वाला हूं, वो भी उस बच्चे के क्वेश्चन पे कि सर ये पाप क्या है, जन्नत में जाने का वो पाप क्या है और पुण्य क्या है, वही पाप और पुण्य गिनवा रहा हूं। क्योंकि मैंने आपको एक शॉर्ट्स भेजा है, सर ने आपको वीडियोस भेजा होगा, तो उस वीडियोस को मेरे को जस्टिफाई करना जरूरी था कि सही में वो पाप क्या है। तो वेरी फर्स्ट पाप इज कंसेप्चुअल पाप। आप बोलो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज पावर ऑफ वेरिएबल y? 1. When power of any variable is 1, then such an equation is known as linear equation, yes or no? Vaibhav, yes or no? Yes. So beta, when power of variable is 1, then such an equation is known as, and linear equation can have only one answer, isn't it? So is it possible to have two answers of a linear equation? क्या ये -5 राइट है? यहां मैंने प्लस लिखा है, दिस रिप्रेजेंट पॉजिटिव स्क्वायर रूट एंड आंसर इज ओनली 5. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. सो ये पहला पाप है कॉन्सेप्चुअल पाप. दूसरा पाप जो मैं छोटा सा गिनाऊंगा, उसके बाद मैं फिर से अपनी बात पे आ जाऊंगा. मेरे को थोड़ा उस चीज को जस्टिफाई करना था, इसलिए मैंने ये चीज बताई है आपको. देखो, इफ आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लेट अस से 25. अब ये क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, से यस और नो? यस सर. सो अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हटा दूं, स्क्वायर हटा के यहां स्क्वायर रूट लगा दूं, अब बताइए कितने आंसर होंगे? मैंने क्वाड्रेटिक के कितने आंसर, जल्दी बताइए. क्यों ऐसा हुआ बेटा? क्योंकि पावर में क्या था? 2. यस और नो? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आपको चीजें समझ में आई? ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल था. सो पहला पाप जो हम करते हैं कॉन्सेप्चुअल पाप है. आई एम सॉरी टू से, जो भी स्टूडेंट बैठे हुए, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. अरे क्या सर, आप भी कंफ्यूज कर रहे हैं सर? अभी तो बोले कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक के 2 आंसर्स होते हैं, लीनियर के. क्वाड्रेटिक के 2 आंसर्स नहीं होते हैं माय डियर. क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 आंसर्स होते हैं. समझना यहां पे कैसा वर्डिंग फंसता है. अ क्वाड्रेटिक हैज 2 आंसर्स इज रॉन्ग. अ क्वाड्रेटिक कैन हैव मैक्सिमम 2 आंसर्स. वो तो उसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है ना, कि रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 इसे कहीं निगेटिव तो नहीं हो गया. अगर वो निगेटिव हो गया तो रूट तो इमेजिनरी हो गया, उसके तो रियल रूट है ही नहीं, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? Quadratic equation has 2 answers, wrong. Quadratic equation can have maximum 2 answers. बेटा समझना, जो सेकेंड पाप है वो फंडामेंटल पाप है. समझो, अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो 16 होता है, -4 का भी स्क्वायर करता हूं 16 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है. यानी स्क्वायर ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी निगेटिव, राइट? राइट? तो आप बता दो ना, यहां मैंने x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये टर्म पॉजिटिव होगा. y का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये टर्म पॉजिटिव होगा. प्लस और प्लस को मैं प्लस करूंगा. इज इट पॉसिबल टू हैव -5 एज एन आंसर? नो सर. साहब ये -5 पॉसिबल नहीं है. रेदर इट वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव एंड सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव. सो ओनली +5 इज द आंसर. यस और नो? भाई साहब, ये आपका फंडामेंटल पाप है जो आप करते हो. और घबराओ मत, ये सिर्फ झलक दिखला जाए, ये सिर्फ ट्रेलर है. ऐसी 1000 चीजें होंगी जो हम मिसमैच करते हैं, लेकिन हमारा 10th में 100% मार्क्स आता है. तो उसी दिन मैंने कहा था कि मार्क्स इज नॉट द गारंटी टू सक्सेस. ये सिर्फ आगे का चीजें बताएगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, किस तरह की तैयारी करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है. आपको कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल बहुत मजबूत रखना होगा. और बिलीव मी, कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल मजबूती नहीं रखना होगा. आपको ऐसा लोग चाहिए होंगे अपने लाइफ में जो इस चीज को बहुत इंटरेस्टिंग बनाए. आपका हर एक अगला दिन ये रहे कि आज क्या नया सीखने वाला हूं. और जब तक ये चीजें इंटरेस्टिंग नहीं होगी, भाई साहब ये भूल जाइए. और ध्यान रखना आप सब लोग, यहां पर मैं जब बैठा हूं तो आपके पास JEE का मतलब IIT के 23 कॉलेजेस, NITs के पता नहीं शायद मेरे ख्याल से 30 या 31 कॉलेजेस होंगे,
ट्रिपल आईटी के भी 23 कॉलेजेस हैं। सीएफटीआई जो टोटल है, सीएफटीआई यानी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट जिसको बहुत अच्छा माना जाता है, ये सीएफटीआई 115 माइनस 23 है, क्योंकि 23 जो आईआईटीज है उसको भी हम सीएफटीआई में ही रखते हैं, वो भी सेंट्रली सेंटर के द्वारा ही फंड किया हुआ कॉलेजेस है, इसलिए 123 माइनस ये 115 माइनस ये 23 कॉलेजेस। फिर आप पकड़ के चलो जो कुछ ऑटोनॉमस कॉलेजेस अच्छे हैं, जैसे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ऐसा बहुत सारा नाम है, कुछ डीम टू बी यूनिवर्सिटी ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे आप कम से कम 200 कॉलेजेस पकड़ के चलो। तो आप सिर्फ इन जगहों की तैयारी की बात कर रहे हैं, और इन जगहों की तैयारी के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत परफेक्ट होना चाहिए। उस दिन भी मैंने बताया था वो 84,692 जो आपके एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं, उसके लिए चीजें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। JEE is very tough because questions are very tough. Seats are very high, no doubt, but questions are very tough. इसलिए बच्चे नहीं कर पाते। NEET is very tough because number of seats are very less. NEET का बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, हर जगह मैं बताता हूं आपको। NEET में आपको टेक्स्ट बुक, इवन JEE में याद रखना एक चीज, सारे बच्चे यहां बैठे हुए हैं, जो आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो आपको टेक्स्ट बुक से ही आने वाला है। आप टेक्स्ट बुक को इग्नोर करके नहीं चल सकते हो। वो जो डिसिप्लिन है, वो जो प्रेजेंटेशन है, उसको इग्नोर करके चलोगे तो आपको प्रेजेंटेशन नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। और जब तक प्रेजेंटेशन और डिसिप्लिन और कॉन्सेप्ट नहीं हो, हम किसी चीज की तैयारी ढंग से नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छे से समझ लेना, हमको टेक्स्ट बुक छोड़ के नहीं चलना है, इसके बाद ही हमको कुछ आगे बढ़ना है। भाई नीट में मैं अगर बता दूं, नीट का प्रिपरेशन कोई कर रहे हो आप एक बुक उठाते हो एनसीईआरटी की, आप लाइन बाय लाइन हम लोग उसको अंडरलाइन करवाते हैं। फिजिक्स वाले सर, बायो वाली मैम जो भी है, मैं बाद में उस बारे में बात करूंगा, बायो वाली मैम जो भी है, हाईलाइटेड रहता है बच्चों के पास, वो उसको अंडरलाइन करवाते हैं। अंडरलाइन करने का सेंस याद रखना, वो जो एक लाइन आप अंडरलाइन करते हो, दैट इज योर बोर्ड पार्ट। जिस लाइन को आपने अंडरलाइन किया वो आपके बोर्ड का पार्ट है, और वो एक लाइन को अंडरलाइन करना बोर्ड का पार्ट है, और हाईलाइट करना नीट का पार्ट है। हाईलाइट का सेंस क्या है समझ लेना भाई, उस एक लाइन में 10 चीजें छुपी हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, उस एक लाइन में 10 चीजें छुपी हुई है। जो एक लाइन आपको दिख रहा है बेटा वो बोर्ड है, और जो 10 चीजें आपको नहीं दिख रही है वही नीट है, वही JEE है। यही चीजें हम लोग आपको सिखाएंगे, और टेक्स्ट बुक आप इग्नोर नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा सा मैं एक बात बोलता हूं लोगों को, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को अगर एक लकड़ी को काटना है कुल्हाड़ी से, तो जिस कुल्हाड़ी से हम लकड़ी को काटते हैं, तो जो काटने वाला जो मटेरियल होता है काहे का बना होता है, जिससे हम कट करते हैं वो मटेरियल काहे का बना होता है? पार्डन? काहे का होता है? लोहा होता है ना, लोहे को लोहा ही काटता है ना उसको, यस और नो? कभी आपने गौर किया है कि उस हथौरे में जो हथौरा को पकड़ने वाला पार्ट होता है वो काहे का होता है? वुड का होता है। भैया एक वुड को काटने के लिए लोहे की जरूरत है, लेकिन उस लोहे के सपोर्ट के लिए फिर से हमको उस वुड की ही जरूरत पड़ती है। यस और नो? यस और नो? मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक लकड़ी को काटने के लिए लोहे की जरूरत है, लेकिन उस लोहे की चीज को पकड़ने के लिए फिर से उस वुड की ही जरूरत है। बड़ा अच्छा एक कहावत है, मैं बोलूंगा, मजा आएगा तुमको। भैया लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? रिपीट करूं, लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। याद रखना, लोहा यहां पे कौन है? JEE है, और लकड़ी यहां पे कौन है? बोर्ड है। जब तक आप उस लकड़ी से उस लोहे को पकड़ोगे नहीं, आपकी चीजें निकल नहीं सकती, आपकी चीजें हो नहीं सकती, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? यस और नो? आवाज आ रही है? यस। तो आप समझिए कि आपका डिफिकल्टी लेवल क्या है और आपको चीजों को कैसे आसान बनाना है। राइट, हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बड़ा सिंपल से क्वेश्चंस में बच्चों को पढ़ाता हूं। एक बार मैं पुणे में सेमिनार दे रहा था, हमारे फिजिक्स वाले सर वगैरह हम लोग सब बैठे हुए थे, लोग ऐसा बैठे हुए थे वहां। मैं एक बड़ा सिंपल सा चीज पूछा कि भाई कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? सारे बच्चों ने बड़ा एकदम मस्त जवाब दिया, सर 6 6 6 6 साइन कॉस टैन कॉट कॉस एक्सेट, ऐसा जवाब दे दिया।
मैं वहां पे बताया भी हूं, मैं इन लोगों को पिछले वेबिनार में या एक बार कहानी बता चुका हूं 2 साल लोगों को। मैंने उनसे पूछा कि भाई ठीक है, आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, है ना, कॉट, कॉसेक, सेक, कितने हो गए? 6 हो गए। ईशा बैठी है क्लास में? ईशा त्रिवेदी। यस सर। बेटा कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं? अच्छा, आज एक चीज समझना, आज हम लोग कोई वेबिनार नहीं, बड़ा सिंपल सा बात करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं तुमको आज एक्चुअल चीजें बताने वाला हूं कि हम कहां क्या मिस करते हैं। तो ईशा बेटा कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? ईशा 6। नाम बताइए आप जरा, नाम पढ़ेंगे इसका? ईशा को आवाज नहीं आ रही है? ईशा आवाज आ रही है? यस सर। बोलिए कितने नाम पढ़िए इसका, क्या क्या लिखा हुआ है? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। कितने हुए टोटल? टोटल कितने हुए? 6। बेटा ये 6 ही क्यों होते हैं? आप सिंपल सा जवाब दो, इधर यस आपको मालूम है तो यस बोलो, अदरवाइज नो बोलो। ये 6 ही क्यों होते हैं? नो सर। नो सर। पता है, मैं जब पुणे में सेमिनार दे रहा था, जिस बच्ची को मैंने खड़ा किया था उसका नाम था पायल। तो मैंने बोल दिया भाई ये पायल थीटा भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो उससे जब मैंने पूछा कि अच्छा बताओ ये सही है कि गलत है, वो बेचारी पीछे खड़ी थी और उसने क्या बोला सुनना, उसने बोला 6 नहीं होते सर। बोले मैं सर 7वां नहीं हो सकता, पायल थीटा गलत है। मैंने बोला क्यों गलत है? तो उसका जवाब क्या था सुनना, उसका जवाब था हमको हमारे टीचर ने इतना ही पढ़ाया है। ये जवाब था उनका, हमको हमारे टीचर्स ने इतना ही पढ़ाया हुआ है। अच्छा, कुछ बच्चे तो ये बोलते हैं, सुनोगे अच्छे से, कुछ बच्चे तो ये बोलते हैं सर 10th के सिलेबस में 6 ही पढ़ना है, न जाने कौन सा 11th का सिलेबस है, कौन से दुनिया का सिलेबस है जहां 7वां भी पढ़ना है, पायल थीटा भी पढ़ना है। इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। आप जो बोलते हो ना डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है, मैं उसी कॉन्सेप्ट पे आके बात कर रहा हूं। मेरे को इसी टेक्निकल टर्म्स में बात करना है, और इस टेक्निकल टर्म्स में बात कोई मोटिवेशन देके नहीं होता है। टेक्निकली ही बातें करो तो शायद समझ में आएगी कि क्यों होता है, और कोई गार्जियन भी बैठे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ये चीज बहुत छोटी सी चीज है। एक्चुअली जिस टॉपिक को हम पढ़ते हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और रेशियोज का मतलब होता है समथिंग अपॉन समथिंग, इजंट इट? इजंट इट? यस। तो जब मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ता हूं तो ये रेशियोज ट्रायंगल के, राइट एंगल के ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है, जिसको आप, अगर ये एंगल थीटा है तो आप इसको पी बोलते हो, इसको आप बेस बोलते हो, इसको आप हाइपोटेन्यूज बोलते हो। अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज। कितने साइड्स का राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा? भाई 3 साइड्स के अगर रेशियोज लोगे तो एक पी और बी का रेशियो होगा, एक पी और एच का रेशियो होगा, एच और बी और एच का रेशियो होगा, और 3 इसके ठीक उल्टे हो जाएंगे, बीपी होगा, एच बाई बी होगा और एच बाई बी होगा। आप देखो कि रेशियोज टोटल कितने आ रहे हैं? हाउ मेनी रेशियोज आर देयर? 6। भाई दुनिया की कोई ताकत ट्रायंगल में 4 साइड्स नहीं ला सकती है, और जब 3 ही साइड्स होते हैं तो उसके रेशियो 6 है। तो आपने जब ये टॉपिक पढ़ा तो उसकी बेसिक्स को भूल गए। हमारे यहां क्या होता है, टीचर्स आते हैं क्लास में रटवाते हैं साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रटते बच्चे, छड़ी लेके आते हैं, एक आध बच्चे को नहीं आता है तो एक छड़ी भी दे देते हैं। अरे भाई साहब आप कॉन्सेप्ट सिखाओ बच्चों को, वो इंटरेस्ट जगाओ कि 6 ही क्यों है, 7वां क्यों नहीं हो सकता है। बच्चा फट से अपने दिमाग में ट्रायंगल का शेप लाएगा, ट्रायंगल का शेप लाएगा और अपने दिमाग से ही सारा कैलकुलेशन करेगा, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये। इस तरीके से चीजें पढ़नी पड़ती है। तो आपने पढ़ने का तरीका चेंज करो, वो जो कॉन्सेप्चुअल और फंडामेंटल बात है उसको खत्म करो। देखो ये डिफिकल्टी लेवल बहुत आसान हो जाए। हमारे एक सर है, उनसे हमारा डिस्कशन था, फिजिक्स के सर है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज डिफरेंट। ये उन्हीं का डायलॉग उठा के मैं बार बार बोल रहा हूं। सो जेडब्ल्यू मीन डिफिकल्ट नहीं और डिफरेंट है, राइट? और वो डिफरेंट क्यों है ये आपने समझ लिया होगा। भाई सब समझो क्यों 6 होते हैं, बिकॉज ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। भाई साहब जिस दिन कोई महापुरुष आके ट्रायंगल में 4 साइड्स निकाल देगा उस दिन पायल थीटा भी होगी, करुणेश थीटा भी होगा। लेकिन बिलीव मी, ऐसा अगर हो गया तो या तो वो ट्रायंगल नहीं होगा, नहीं तो वो साहब महापुरुष नहीं होंगे। याद रखना, चीजें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं?
Yes, sir. यस सर, यस सर। देखो, एक चीज होता है, मैं बड़ा सिंपल सा एक चीज आपसे पूछ रहा हूं। लोग बोलते हैं बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत है। आज भी देखोगे, कल मैं एक आईटी टॉपर जो था पिछले बार का, देवांश या क्या नाम था, उसकी बातें सुन रहा था। सारे जन का एक जनरल बोलना है, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपका रिजल्ट उतना अच्छा है। करेक्ट? मतलब कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इज इट ट्रू और नॉट? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इज ट्रू और नॉट? नो सर। भाई साहब, यही चीज आपको सोचना है। देखो, टाइम पास करने के दो तरीके होते हैं। एक तो मैं टाइम पास कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? टाइम पास कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? टाइम पास कर रहा हूं। एक होता है टाइम पास करने का तरीका जो जनरली बच्चे करते हैं। सी, आई एम डूइंग सम इंपॉर्टेंट वर्क। मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैं लर्न कर रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शायद 1 घंटे मेरे को देने थे और 1 घंटे उसकी प्रैक्टिस करनी थी। सो आई हैव टू डिवोट 2 आवर्स। मैं क्या कर रहा हूं? पूरे 24 घंटे मैंने सिर्फ उसी में लगा दिया। ये सबसे बड़ा टाइम पास है और ये जहर है। ये जहर है जो आपको यहां जाने से रोक देगा। समझ लेना। मीन्स आपको ये सोचना पड़ेगा और ये लाइन चेंज करना पड़ेगा दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको उसमें एक लाइन शुरू में जो लास्ट में आपने परफेक्ट ऐड किया, वो परफेक्ट शुरू में भी ऐड करना पड़ेगा। सो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये चीज हमेशा याद रखोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इज दैट क्लियर? Sir. देखो, आप एक बात बताओ, पॉजिटिव थिंकिंग सक्सेस की सबसे बड़ी सीढ़ी है। इज इट राइट? Yes, sir. यस सर। पॉजिटिव थिंकिंग सबसे बड़ी सीढ़ी है। मतलब आज से हम क्या करेंगे? पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। मला आईटी जायचं आहे, मेरे को तो आईटी जाना है, मैं एम्स में डॉक्टर बनूंगा, मेरे को इस बार जीएमसी मिलना चाहिए। बहुत पॉजिटिव सोच है। पूरे दुनिया को बताते फिर रहे हैं, मैं तो जाऊंगा, मेरे को तो जाना है। कर कुछ नहीं है, कर कुछ नहीं है। इस तरीके से आप नहीं पहुंच सकते हो भाई साहब। मैं बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं। बहुत सारे सेमिनार में बताया, कहीं सुना था तो मैंने भी उसको बताना शुरू कर दिया। देखो, एक हमारे साथ थे मुक्केबाज मोहम्मद अली, याद है? नाम सुने हो? Yes, sir. भाई साहब, मोहम्मद अली हाल ही में शायद उनकी डेथ भी हुई है मेरे ख्याल से। मेरे को डेट शायद बता रहा हूं, कहीं तो मैं न्यूज में सुना था। मोहम्मद अली भाई बहुत बड़े मुक्केबाज थे, बहुत मतलब माने हुए मुक्केबाज थे। कभी उन्होंने कोई बाउट हारा नहीं। जानते हो, बहुत बड़े पॉजिटिव थिंकर थे। जब मैच शुरू होता था ना उनका, जहां पे बाउट रहता था, जो रिंग होता था ना, वहां पे वो मैच शुरू होने से पहले ही साइकोलॉजिकली 50% मैच जीत लेते थे। क्यों पता है? जहां वो बैठते थे ना, जहां वो बाउट में जाने से पहले रुकते थे ना, वहां पे वो एक लाइन बोला करते थे। मालूम है क्या बोलूं? सुन रहे हो? आवाज मेरी आ रही है? Yes, sir. वो बोलते थे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम द बेस्ट। हमेशा आई एम द बेस्ट, आई एम द परफेक्ट। वो इतनी बार इस चीजों को बोलते थे, इतने बड़े पॉजिटिव थिंकर थे कि 50% साइकोलॉजिकली बाउट जीत जाते थे ये बोल के कि मैं बेस्ट हूं, मैं ही जीतूंगा, मैं बेस्ट हूं, मैं ही जीतूंगा, आई विन, आई एम द बेस्ट। और सही में मोहम्मद अली हर एक मैच जीत जाते थे। क्या ये सिर्फ बोलते थे? क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के कारण होता था? नॉट एट ऑल। भाई साहब, जब उनके बाउट्स होते थे और जब वहां जहां बैठते थे, वो किसी बैठकी में नहीं बैठते थे, वो रिंग में प्रैक्टिस में होते थे। वो रिंग में पंचिंग बैग पे हाथ मारते हुए बोलते थे कि आई एम द बेस्ट, आई विल विन, आई एम द बेस्ट, आई विल विन। मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से आप चीजों को नहीं जीत सकते हो। पॉजिटिव, सुनना अच्छे से मैं जो बोल रहा हूं, पॉजिटिव थिंकिंग विथ पॉजिटिव एक्शन, ये आपके सक्सेस का मंत्र होना चाहिए। सिर्फ खड़े हैं और बोल रहे हैं मला आईटी जायचा है, मेरे को आईटी जाना है, मैं आईटी ही करूंगा, मैं 10 जगह बोल दिया, मैंने जेडब्ल्यू की तैयारी की है, मैं ये करना है, मैं वो। करने से नहीं होता, बोलने से नहीं होता, आपको चीजें करनी पड़ेगी। आपने अगर 8 घंटे के सेल्फ स्टडी का बात कहा है तो विदाउट फेल आपको वो 8 घंटे चलते रहना चाहिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? Yes, sir. यस सर, राइट।
सो अब आप एक चीज समझ लो कि आप किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हो ना, चाहे वो जेडब्ल्यू का प्रॉब्लम हो या नीट का प्रॉब्लम हो, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप है, उस लूप पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप क्या है? जब भी आप किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले टॉक विद द क्वेश्चंस, टॉक विद क्वेश्चंस प्रॉपरली। ये बहुत बच्चे नहीं करते, उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहा है, इसलिए डिफिकल्टी लेवल यहीं से शुरू हो जाती है। आप पहला ही उस क्वेश्चन नहीं करोगे, क्वेश्चन से बात करना नहीं जानोगे, आप उस क्वेश्चन में आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपका पहला स्टेप खत्म है, आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। राइट द गिवन इंफॉर्मेशन। ये चीजें कब होगी आप बताओ? जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक ये स्टेप आपका बन पाएगा क्या? बन पाएगा क्या ये स्टेप? आपने क्वेश्चन नहीं समझा तो क्या आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? आवाज आ रही है? नो सर। भैया जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन लिखा, अब आप उस पर रिलेटेड कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला यूज करोगे, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला यूज करोगे। क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए? आपने फॉर्मूला बोल दिया, बड़ा सिंपल सा चीज है। आप आए ट्रिगोमेट्री की आइडेंटिटी बोल गए, आपको मालूम है कि एलएचएस से आरएचएस में जाना है, आपको फॉर्मूला नहीं याद है। बताओ फॉर्मूला नहीं याद है तो आगे का स्टेप कर पाओगे क्या? आप इसको, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप को समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। टॉक विद द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, राइट द गिवन इंफॉर्मेशन, यूज द रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। यहां तक आने के बाद अब जो एक मेजर मिस्टेक बच्चे से होता है वो क्या होता है जरा समझना। यहां तक सब चीज यूज कर लिए, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। सर मेरा माइनस टूट गया, ये आंसर गलत हो गया। अरे भैया ये सबसे बड़ा पाप कर दिया तुमने, क्योंकि भाई किसी का आंसर होता है 2 और आंसर लिखा है माइनस। अरे -2 तुम्हारा आंसर है भाई, -2 से 2 तक जाने में तुमने 4 मिस कर दिए, 4 का डिफरेंस आ गया तुम्हारे आंसर में। नोबडी इज गोइंग टू सी कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो इन सब चीजों में। कोई नहीं देखने जा रहा है कि बच्चे को तो कॉन्सेप्चुअली बच्चा बहुत साउंड था, रियली इज लाइक एन आइडियन। कोई देखने नहीं जा रहा ऑब्जेक्ट एग्जाम में। मैं उस पर भी आता हूं, और इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। आगे की तैयारी करनी है तो कहीं से भी, चाहे स्पार्कल से चाहे XYZ इंस्टीट्यूशन से, देखना ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक हम कर देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं, हमारा आंसर नहीं आता है। लेकिन जिसने ये 4 स्टेप फॉलो किया, भाई साहब, यू विल बी द डांसिंग स्टार, यू विल बी द रॉक स्टार, बिकॉज आप उस आंसर तक पहुंच चुके हो, आप उस सक्सेस को पा चुके हो। यू आर गेटिंग? यहां पे बैठे हुए सारे बच्चों को मैं सिर्फ 10 सेकेंड का समय देता हूं। मेरे को बता दो कि क्या इसके अलावा कोई कुछ होता है क्या? चाहे वो आईआईटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो मैसेच्यूसेट्स अमेरिका का क्वेश्चन हो, चाहे वो 10वीं का क्वेश्चन हो, चाहे वो 11वीं का हो, चाहे वो 12वीं का हो, ये सब आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये जो परसेप्शन है, ये जो चीजें हैं, वो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आज जो 20 साल से मैं बच्चों को देख रहा हूं कि कहां क्या मिस्टेक करते हैं, यही एक मिस्टेक होता है इनका। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन कैसा पढ़ना है। करेक्ट? बेचारे इंफॉर्मेशन लिख देते हैं तो उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, उनको फॉर्मूला नहीं आता है। इंग्लिश बहुत अच्छे, क्वेश्चन तो समझ गया। और ये बहुत मेजर मिस्टेक है, ये प्लस का माइनस। गार्जियन का भी ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, सर बच्चा सिली मिस्टेक कर रहा है, बच्चा सिली मिस्टेक कर रहा है। भाई साहब वो सिली मिस्टेक नहीं हो, आपके लाइफ का मिस्टेक। डेट विल बी द हाईएस्ट मिस्टेक इन योर लाइफ। ये यू आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रियांश पराडकर, मेरी बात सुन रहे हो बेटा? रुद्र? यस सर। राइट। सो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप को समझना पड़ेगा। अब मैं आ रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम। आने वाले समय में कोई भी एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, देख लेना, मैं आज लिख के दे रहा हूं। कोई भी एग्जाम आपका सब्जेक्टिव नहीं होने वाला है। मैक्सिमम एग्जाम अगर आपका ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो याद रखना एक चीज बेटा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपके इमोशंस को नहीं देखने वाला है। वो बहुत सख्त एग्जाम होता है।
दिल पे पत्थर रखने वाला एग्जाम होता है। रीजन क्या है समझ लो। आपने यहां 12th दे दिया, 12th में और जेडब्ल्यू में एक चीज याद रखना, कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर्मूला सेम है, टाइम का बहुत भयानक अंतर है। यहां के 3 घंटे और यहां के 3 घंटे को अगर आप कंपैरिजन करोगे, यहां 3 घंटे में आपको करने हैं 25 क्वेश्चंस। 25 में भी आइदर और का ऑप्शन रहता है। शर्मा सर का कॉल है। मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, कॉल आ गया था बीच में, आई एम सो सॉरी। आवाज आ रही है? राइट। सो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझना प्लीज, क्योंकि आने वाले समय में बस क्या 1 महीने के अंदर आपको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। 1 महीने भी नहीं, शायद 10 दिन के अंदर। आप देखो 3 घंटे का ये एग्जाम है, आपको 25 क्वेश्चंस 12वीं में सॉल्व करना होता है। शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, इससे भी कम क्वेश्चंस करना होता है। बिलीव मी, 3 घंटे में 25 क्वेश्चंस करते हैं और हम गलत करके आते हैं, बोलते हैं अरे यार मेरा वो छूट गया यार, 4 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया यार। ये जनरल बात है भैया। इसी 3 घंटे में जब आप जेडब्ल्यू की बात करोगे तो 75 क्वेश्चंस करने हैं। क्या दोनों के पढ़ाई का तरीका अलग होना चाहिए? क्या दोनों के पढ़ाई का तरीका अलग होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरी आवाज आ रही है सबको? रुद्र, प्रवीण, नूतन, आवाज आ रही है मेरी? कुछ गड़बड़ है? थोड़ी अटक रही है आवाज। आवाज अटक रही है? अभी आ रही है आवाज? ओके ओके। तो आप ये सोचो कि इस दोनों के पढ़ाई का तरीका अगर आप सेम करोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप सोचो ना 3 घंटे में आप 25 क्वेश्चन यहां करोगे तो आपको ढंग का कॉलेज, क्या आपको मतलब ऐसे कॉलेज मिलेगा जिसको कोई पूछता भी नहीं। सो इन दोनों के पढ़ाई करने के तरीके अलग होने के लिए हमने जो यहां पे कुछ डेवलप किया है, उसमें आप समझ लेना कि आपके बोर्ड का सेशन बिल्कुल अलग चलेगा और आपके जेईई नीट का सेशन बिल्कुल अलग चलेगा। जिस 3 आवर्स आप यहां पे बैठोगे, उस 3 आवर्स में आपकी मेंटेलिटी बोर्ड जेडब्ल्यू की कभी नहीं होगी। सिर्फ फोकस आपका कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन पे होगा। लेकिन जिस 3 घंटे में आप जेडब्ल्यू पढ़ोगे, वहां पे आप बोर्ड का बी नहीं करने दूंगा मैं आपको। ये दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे और ये दोनों की क्लासेस एक ही दिन में दोनों चीजें चलने वाली है। क्या कैसे, वो सारा कैरिकुलम मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैं आया था इमोशंस पे। देखना, हमने बोर्ड का एक क्वेश्चन सॉल्व किया 4 मार्क्स का। प्लीज सब समझना इस बात को। सबका ध्यान है बोर्ड पे? राइट। समझना एक बात को, मैंने एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन छुड़ाया। 4 मार्क्स का यहां भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे मेरे को बहुत अच्छे बुक्स में लिखना है। यहां पे मैं कहीं भी रफ में करूं, क्योंकि यहां पे तो 4 गोले हैं जिसमें से एक पे कंप्यूटर के की से जाके, माउस बोर्ड से जाके क्लिक करना है। समझना बात। यहां आप रफ में भी कोई चीजें कर सकते हो, जरा यहां समझना। यहां आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये आपका बोर्ड है। 6 स्टेप का 6 सवाल था। मैंने पहला स्टेप बहुत अच्छा किया, दूसरा स्टेप बहुत अच्छा किया, तीसरा बहुत अच्छा किया, चौथा सही से किया, 5वां सही से किया, लास्ट के स्टेप में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। फिर भी बोर्ड वाले आपको 4 में से मार्क्स देंगे, स्टेप मार्किंग। यस और नो? और बिलीव मी, यू विल गेट 3 मार्क्स। मतलब फाइनल आंसर गलत लिखने के बाद भी आप 70। देखो कितना आसान है बोर्ड। क्यों मैं बार बार बोलता हूं कि 10th में 95% मार्क्स इज नॉट द क्राइटेरिया, नॉट द सर्टिफिकेट फॉर आईटी एंड मेडिकल। ये रीजन समझने की कोशिश करो भैया। 4 मार्क्स में गलत आंसर लिखने के बाद भी, सिंस आपने स्टेप बहुत अच्छा लिखा, आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया, आपने फॉर्मूले सही लगाए, लास्ट स्टेप आपने गलत कर दिया, आपको 75% मार्क्स आ रहा है। 4 में से 75% ही होता है ना 3। यस और नो? यस और नो? मेरी बात समझ में आई? कितने मार्क्स मिले आपको? कितने मार्क्स मिले आपको? 3 मार्क्स ही रुके। अब यहां पे आ जाओ। आपने रफ में सब चीज बहुत अच्छा किया, पहला स्टेप सही लिखे, सही लिखे, सही लिखे, सही लिखे, सही लिखे, फाइनली गलती कर दिया। ऑप्शन था बी, आपने आंसर गोले में भर दिया सी।
कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 0। आई एम सॉरी, ये ऑब्जेक्ट एग्जाम का पैटर्न है। आपको 0 नहीं, आपको -1 मार्क्स मिलेगा। आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं हो रही है वहां पे। कोई देखने नहीं जा रहा हाउ इंटेलिजेंट यू आर। कोई नहीं देखने जा रहा है इस बच्चे में आईटी का ब्रेन है। कोई नहीं देखने जा रहा है। आपका इमोशंस गया वहां पे। सिंपली शब्द यूज करूं तो चूल्हे में। समझ रहा है मेरी बात? समझ रहा है मेरी बात? भैया एक बहुत बड़ा एथलीट था, 7 के 7 गोल्ड मेडल उसने एक ओलंपिक में जीते। पत्रकार बोला टुडे इज योर डे। उस ओलंपियन को बहुत गुस्सा आया। टुडे इज योर डे बोलता है, टुडे इज योर लकी डे बोल रहा उसने उस पत्रकार को बुलाया, जरा इधर आ तू। और उसने बोला इस 15 सेकंड के दौड़ के लिए मैंने पूरे 4 साल 15 घंटे दिए हैं भाई साहब। ये मेरा कोई लकी डे नहीं है। 15 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 365 इंटू 4 काउंट कर लो कि उस 15 सेकंड के दौड़ के लिए उसने वैसे 15 घंटे 365 इंटू 4 दिन दिया है उस 15 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए। ये परफॉर्मेंस है भाई, ये परफॉर्मेंस है। कोई आपके इमोशंस को देखने नहीं जा रहा है। इन सब चीजों के कारण ये एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल जो है हाई नहीं है। ये डिफिकल्टी लेवल नहीं बोलेंगे इसको, इट इज डिफरेंट। इट इज डिफरेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? यू गेट -25% मार्क्स। निगेटिव में आपकी मार्किंग आ रही है, यहां आपको 75% मार्क्स आ रहा है सेम चीजों के लिए। आप समझ लो दोनों एग्जाम का पैटर्न क्या है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। अब हम लोग आते हैं जरा गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस में। देखो मैं व्हाट स्पार्कल विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा आप जरा समझ लेना। ये मैं अब बात बिल्कुल स्पार्कल और आपके ओरिएंटेड कर रहा हूं। अगर आपने आना है तो मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या होगा आपसे जरा समझ लेना। इसको मैं इसमें रखूंगा। पहली बात, ये आपका प्रोमिसेस है और ये आपका अकॉम्प्लिशमेंट है। आपने मेरे से इतना प्रॉमिस किया और आप इतना कर रहे हो, भैया मत आओ मत आओ। आपके लिए XYZ इंस्टीट्यूशन रखा हुआ है क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन होता है और मैं फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं। बहुत सिंपली बोल रहा हूं, मत आओ। मैं 5 स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, मन से पढ़ाऊंगा। ये चीज याद रखना और बहुत अच्छे से याद रखना। ये कमिटमेंट के साथ आपको चलना पड़ेगा। भाई साहब याद रखना, 2 चीजें बताई मैंने, एक प्रोमिसेस बोला मैंने, एक कमिटमेंट बोला मैंने। सुन रहे हो मेरी बात? आप बहुत छोटे बच्चे हो, मैं इन दोनों चीज का मतलब सिखा दूंगा आपको या समझा दे रहा हूं अभी आपको। आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना। प्रोमिसेस इज अ थिंग जो दूसरों से की जाती है। ये आप प्रोमिसेस मेरे से कर रहे हो, लेकिन कमिटमेंट इज अ थिंग जो खुद से की जाती है। आप प्रॉमिस कितना भी कर दो, लेकिन आप अगर कमिटेड नहीं हो कुछ नहीं कर सकते आप अपने लाइफ में। कमिटमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा, प्रॉमिसेस आप दूसरों से करोगे। राइट? तो ये प्रॉमिसेस आपने मेरे से की है तो आप कमिटेड हो कि आपको उतना ही करना है। ये चीज ध्यान रखना। आपने ये प्रॉमिस किया, आपका अकॉम्प्लिशमेंट का अमाउंट इतना है, आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होगे। अब एक चीज देखो भाई साहब, आपने प्रोमिसेस इतना किया, आपने अकॉम्प्लिशमेंट इतना किया, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा आपसे। दुनिया की नजर में वो सबसे बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए, सिंपली नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। आप करो, बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए जरा सुनना। आपके प्रोमिसेस इतने हैं, आपके अकॉम्प्लिशमेंट इतने हैं, आपने मेरे से इतना प्रॉमिस किया है। हम दोनों का जो बात हुआ, हम दोनों की जो पढ़ाई हुई, हम दोनों जो एक लर्नर और एक मतलब सीखने वाले और सिखाने वाले की जो कमिटमेंट हुई, वो इतना करना है और आपने इतना कर दिया। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आपके लाइफ में, यानी आने वाले समय अगर आप यहां आते हो तो। और सबसे बड़ी बात है, यही आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा। राइट? थोड़ा अगर मैं टेक्निकल भाषा में थोड़ा ये अलग लेके बोलूं तो सच अ पर्सन इज इमोशनल फूल इन हिज लाइफ, यू विल बी बीइंग यूज्ड। आप अगर प्रॉमिसेस इतना करते हो और फुलफिल इतना करते हो, आपको लाइफ में सब यूज करना शुरू कर देगा। ऐसे भाषा में, ऐसे कैटेगरी में कभी जिंदगी में मत आना, कभी मत आना। सो बस इस कैटेगरी में रहो, देखो लाइफ कहां से कहां पहुंचती है। और ये मेरे लिए यही मेरे लिए गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस है। राइट?
एक दूसरी बात मैं करूंगा, दिस रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस जिसको मैंने वर्ल्ड बोला है, एंड दिस रिप्रेजेंट वाई एक्सिस जिसको मैंने यू बोला है। दिस इज यू एंड दिस इज वर्ल्ड। आपको ये बताना है, देखो ये क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें सिर्फ कौन आ रहा है, वर्ल्ड आ रहा है, यू नहीं आ रहा है। मतलब अगर आप इस क्वाड्रेंट में आ गए जहां वर्ल्ड भी और यू भी है, वर्ल्ड आपके लिए मैं हूं और यू आपके लिए आप हो, यानी ऑलवेज यू हैव टू डिस्क्लोज योरसेल्फ बिफोर मी। मैं बार बार कल भी एक इंटरव्यू मैंने बोला था, छोटे छोटे डाउट्स आते हैं उसको इग्नोर मत करो। छोटे डाउट्स जो है ना, एक बड़ा छोटा सा फुंसी होता है जिसको बच्चे क्या करते हैं, अपने आप में इनकैप्सुलेट करते हैं। कैसे पूछूं, अरे भैया बन जा बेशरम, बन जा बेशरम। नहीं पूछोगे बाजू वाला क्या कहेगा, बाजू वाले से तेरा घर चलने वाला है। यही तो एक एग्जाम है जहां पे टीम कुछ काम नहीं करता है। क्रिकेट में एक अगर टीम हार जाए तो धोनी को गाली पड़ेगी, विराट को गाली पड़ेगी, जबकि वो टीम ने अच्छा नहीं किया इसलिए गाली पड़ रही है। यहां कोई टीम वर्क नहीं चलता है भाई। राम साहब अपना एग्जाम देंगे, श्याम साहब अपना एग्जाम देंगे, प्रवीण बाबू अपना एग्जाम देंगे, वैभव साहब अपना एग्जाम देंगे। उनके इंटेलिजेंस से इनका कोई लेना देना नहीं है, मेरे इंटेलिजेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है, खत्म। सो यू डू हैव टू डिस्क्लोज योरसेल्फ बिफोर मी। आपको फुंसी को फोरा नहीं बनाना है, क्योंकि फुंसी अगर फोरा बन गया तो बाद में कैंसर होता है, और यही कैंसर आपको डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाती है। यही कैंसर एक साल के बाद आप बोलते हो मेरा कम से कम बोर्ड हो जाता तो बहुत अच्छा होता। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस, पहले मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बता दिया, प्रोमिसेस और अकॉम्प्लिशमेंट वाली बात याद रखोगे, दैट इज द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस। सेकंड आपको याद रखना है कि यू हैव टू डिस्क्लोज योरसेल्फ बिफोर मी। आ रहा है नहीं आ रहा है छोटी बातें हैं। 2 साल हम साइकोलॉजिकली बहुत वीक हो जाते हैं कभी कभी, यार मेरे से नहीं होगा। उस डिप्रेशन के लिए भी अपने पास दवा है, मैं थोड़ी देर में बताता हूं उस डिप्रेशन की दवा क्या है, राइट। सो अब एक गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस क्या है, प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में बच्चे क्या करते हैं। भैया सबसे पहले आपको याद रखना, रिवीजन के वक्त पहला काम आप वही करोगे जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, जो टीचर्स आपको क्लास में जो चीज सिखाए हैं वही आपको रिवीजन करना है। डोंट गो फॉर मोटी मोटी बुक्स। ये चीजें आपको कहां से कहां ले जाएगी पता नहीं, कंफ्यूज करके रख देगी। हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं वो हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस पूरा इंकलकेट करके यहां पे रख दे रहे हैं, आपको शायद दिक्कत नहीं होगी। कुछ बच्चों ने मेरे से 10th में पढ़ा, मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उससे बाहर का तुमको कुछ दिया है क्या कभी बुक में? शायद कम ही दिया होगा, ज्यादा का नहीं दिया होगा। यस और नो? तो आपको वो बिलीफ्स लेके चलना पड़ेगा, आपको मोटी बुक्स की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। जो मटेरियल डिजाइन करके हमने आपको दिया है, दैट मटेरियल इज मोर देन सफिशिएंट। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना है। आज सेकेंड पार्ट, आप अपने सब्जेक्ट टीचर से हमेशा कनेक्टेड रहिए, हमेशा। छोटी छोटी बातों को शर्माना नहीं है पूछने के लिए। थर्ड याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, ये आज के बच्चों में 11th 12th में आते बराबर ये वाली गंदी आदत बहुत गंदी लगती है उनको। वो क्या होता है सुनना, आपके जो भी रेफरेंस बुक आएंगे, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक होगा मार्केट में, उससे पहले उसकी कीज आ जाती है। अब बच्चों की क्या गंदी आदत होती है, एक बार देखा प्रॉब्लम, पीछे सॉल्यूशन पलट दिया। वो सॉल्यूशन पलट, आपके हाथ में जब सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन एक तरह का रिजर्वेशन है जो आपको पंगु बना रहा है, आपको हाथ में एक लाठी दे रहा है, और आप बहुत अच्छा चलने वाले होने के बाद भी आप लाठी पकड़ के चलना सीखते हो। याद रखना ये चीज। Am I wrong? मैं सही बोल रहा हूं? जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो आपको वे नहीं पता होता है, आप एक जगह पे चोक हो जाते हो, आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू करता है। जबकि मैंने आईआईटी और एम्स का डेफिनेशन बनाया है कि जहां से आप सोचना बंद करते हो आईआईटी वहां से शुरू होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले ये काम करना कि जैसे ही आप 11th की तैयारी शुरू करोगे, जेडब्ल्यू की तैयारी शुरू करोगे, सबसे पहला काम गलत करना जो करते हो तुम उसको छोड़ दोगे, वो है सॉल्यूशन देख के काम करना। जो आपने 10th में किया है मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है। ऑनलाइन क्लासेस थी, सबके आपके पास गाइड थे, एक एक क्वेश्चन दिख रहा है, बनाने का कोशिश नहीं की, सॉल्यूशन देख के छाप ली। ये काम जिंदगी में मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, सॉल्यूशन एक लाठी है जो आपको पंगु बना देती है। पैर होते हुए भी आप लाठी पकड़ के चलना सीखोगे, ये चीज याद रखें। मीन्स आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे मटेरियल पे ही बिलीव करना है। सेकेंड मैंने आपको बताया सब्जेक्ट टीचर से कनेक्टेड रहना है, और फोर्थ मैं लिख के बता रहा हूं, स्ट्रगल
with the problem up to its defeat. एक प्रॉब्लम से संघर्ष तब तक करना सीखना पड़ेगा आपको जब तक आप उस प्रॉब्लम को हरा नहीं दो। नहीं हराया भैया तो उसके लिए हम जिंदा है, लेकिन आपको अपना एफर्ट कहीं नहीं छोड़ना पड़ेगा। Is that clear to all of you? Yes, sir. Have you gone through the golden rule of success? Promises, commitment, accomplishment. Right? Promises, commitment, accomplishment. Is that clear? Yes. You have to disclose yourself before the world. World कौन? हम लोग as a teacher. You कौन? आप. Always आपको अपने आप को disclose करना होगा. And the third point is मोटी मोटी बुक के पीछे भागना नहीं है. Fourth point is connected with your subject teachers. दिमाग खा जाओ उनका, दिमाग खा जाओ, फिर मजा आएगा पढ़ने में. Fourth point is struggle with the problem up to its defeat. मैं फेसबुक यूट्यूब की बात पिछले वेबिनार में बोल चुका हूं, इसलिए मेरा ये वेबिनार उससे बिल्कुल अलग है. जिन्होंने फर्स्ट वेबिनार मिस किया है वो कंटेंट पूरा अलग था, ये कंटेंट पूरा अलग है. इसलिए मैंने आपको कहा कि ये चीज में आओ. ये हमको सिर्फ ये बता रहा है कि हम 2 साल प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे. ईशा बेटा समझ रही है? Yes, sir. राइट. ये 2 साल हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस चीज के लिए मैंने ये खास करके वेबिनार रखा था. और इन जनरल आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी. मैं ये सारी चीजें एज ए स्पार्कल सॉल्यूशंस में ये सारी चीजें आपको करवा रहा हूं. बस यही बताना था मेरे को. तीसरी बात, मैं एक बात बहुत दावे के साथ बोल सकता हूं, बहुत दावे के साथ बोल सकता हूं, और ये मेरा आखिरी बात होगा. उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करेंगे. प्लीज सुनना बात को. अगर आप पढ़ा नहीं सकते हो, हेलो मेरी बात आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस मेरी आवाज आ रही है? सृष्टि आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके. अगर आप पढ़ नहीं सकते हो दुनिया की कोई ताकत आपको पढ़ा नहीं सकती. ये चीज याद रखना. एक बार रुद्र रिपीट करेगा मैंने क्या बोला. रुद्र प्लीज रिपीट माय वर्ड, माय सेंटेंस. अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको पढ़ा नहीं सकती है. रिपीट इट फिर से. एक बार अगर आप पढ़ सकते हो नहीं, अगर आप पढ़ नहीं सकते हो, फिर से सुनो. अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको पढ़ा नहीं सकती है. बोलो. अगर आप पढ़ नहीं सकते तो कोई दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती. दुनिया की कोई ताकत आपको पढ़ा नहीं सकती है. लेकिन आखिरी में बोलूंगा फिर से कि अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको पढ़ा नहीं सकती है. मैं फिर भी पढ़ा लूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मेरा ये कमिटमेंट है आपसे. इस बात के